वेलकम टू ASMM ग्रुप। मैं महेश चंद्र अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर आया हूँ फ्लूइड प्लस थर्मल की क्लासेस, और जो बच्चे मैकेनिकल हैं, सिविल हैं, इनकी क्लासेस भी सारी चल रही हैं। आपको नोटिफिकेशन तो मिल ही गया होगा कि आपका SSC JEE का एग्ज़ाम शेड्यूल आ चुका है। ठीक है, तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा सा तेज़ कर दीजिए। ठीक है, ताकि आपको 3 महीने मिले हुए हैं और हम लोग प्रॉपर वीडियो शूट करके आपको दे रहे हैं। किसी बच्चे को दिक्कत होती है तो प्ले लिस्ट में आप जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो प्ले लिस्ट में आपको सब चीज़ मिल जाएगी। वहाँ पर क्वेश्चन भी हैं, थ्योरेटिकल भी हैं, सिविल प्लस मैकेनिकल की दोनों की क्लासेस हमने रन कर रखी हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लूइड काइनेमेटिक्स। ये 2 नंबर का कंफर्म आता है, 2 नंबर का। ठीक है, तो बात करते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स की। तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स का मतलब है कि नो फोर्स कंसीडर। जब हम मोशन की बात करेंगे तो यहाँ पर बेटा हम फोर्स कंसीडर नहीं करेंगे। तो लेकिन अगर बेटा ऐसा है नहीं कि फोर्स ना लगे, और फोर्स नहीं लगेगा तो मोशन नहीं आएगा, लेकिन हम बात नहीं कर रहे हैं फोर्स की। ठीक है, हम कर रहे हैं नो फोर्स कंसीडर स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड विदाउट कंसीडर बेसिक कॉज ऑफ मोशन ऑफ दैट ऑफ फोर्स। मतलब जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो कॉज ऑफ मोशन में आ रहा है, हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं फोर्स आपका अप्लाई जरूर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फ्लूइड काइनेमेटिक्स डील विद द थिंग एज हाउ द फ्लूइड पार्टिकल ट्रांसलेट, डिस्टॉर्ट एंड रोटेट एंड हाउ द विजुलाइज। मतलब आपका जो काइनेमेटिक्स है, उसके जो फ्लूइड पार्टिकल है वो कैसे रोटेट कर रहे हैं, कैसे विजुलाइज करेंगे, कैसे देखेंगे उसको। ठीक है, उसको कैसे कंसिडर करेंगे कि ये लेमिनार है, टर्बुलेंट है, स्टडी है, अनस्टडी, ये सब क्लासिफिकेशन हमने की हुई है। ठीक है, हाउ टू विजुलाइज द फ्लो फील्ड फ्लूइड काइनेमेटिक्स डिस्क्राइब द मोशन ऑफ विदाउट फोर्स कंसीडर। हम कह रहे हैं कि हमें मोशन बताना है, लेकिन हमें वहां फोर्स कंसीडर नहीं करना। मोशन बताना है, लेकिन विदाउट मोशन, फोर्स के मोशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम यहाँ फोर्स कंसीडर नहीं करना है। इसीलिए हमने बोला है मोशन दैट कॉज ऑफ मोशन इज दैट मोशन ऑफ फोर्स। ठीक है, पहला पॉइंट है हमारा स्टडी फ्लो। स्टडी फ्लो का मतलब है कि मेरी समय के साथ बेटा कोई प्रॉपर्टी ना बदले, प्रॉपर्टी कैसी रहे, वो कांस्टेंट रहे। तो लिखा हुआ है डू नॉट चेंज एनी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कॉल्ड स्टडी फ्लो। एग्जाम्पल है एट फिक्स स्पेस। मतलब मेरा, जैसे मान लीजिए अगर मेरा प्रेशर है और डेल्टा टी समय है, वो 0 होना चाहिए। डेंसिटी है डी रो अपॉन डेल्टा टी, वो समय के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए, वो कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर मेरा जो भी आपको प्रॉपर्टी याद हो, वो सब की सब क्या है, वो कांस्टेंट है, वो सब की सब क्या है, कांस्टेंट है। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, द रिलीज एट वाटर स्पिलवे। एक डैम बना हुआ जहां से पानी निकल रहा है, नोच विद ए कांस्टेंट हेड ऑफ वाटर। मतलब अगर डैम में आपका क्या है, कांस्टेंट वाटर बना हुआ है, कांस्टेंट, तो यहां पर क्या हो रहा है, क्यू क्या है, वो डिस्चार्ज है। और डिस्चार्ज क्या होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी उसकी चेंज नहीं हो रही है, एरिया भी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब डिस्चार्ज ही मेरा चेंज ही नहीं हो रहा है समय के साथ। तो लिखा हुआ है डू नॉट चेंज एनी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो समय के साथ मेरी कोई भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर वो चेंज हो रही है तो दूसरी कैटेगरी हो जाएगी। ठीक है, वो स्टडी में नहीं रहेगी। तो इसका मतलब है कि स्टडी फ्लो में कोई भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होना चाहिए समय के साथ। बहुत बार पूछा है SSC ने। चलिए नेक्स्ट है कि अनस्टडी फ्लो चेंज। अब यहां क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी चेंज हो जा रही है। एनी प्रॉपर्टी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एनी प्रॉपर्टी, यानी जैसे हमने बोला डेल्टा पी, अब वो क्या है, समय के साथ कांस्टेंट नहीं है, वो कंटिन्यू क्या हो जा रही है, वो चेंज हो जा रही है, वो कांस्टेंट नहीं है। जो भी आपको प्रॉपर्टी याद हो वो क्या है, वो कांस्टेंट अब यहां नहीं है, यानी कि अनस्टडी फ्लो। एग्जाम्पल लिक्विड फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी, लिक्विड falling under the gravity out of an opening bottom wave motion। मतलब अगर मेरे पास एक टैंक है और मैं यहां से इसको होल कर दूं, तो यहां से जो लिक्विड गिरेगा वो कुछ इस तरीके से गिरेगा यहां से। ठीक है, ग्रेविटी आउट ऑफ एन ओपनिंग एट द बॉटम वेव मोशन। या फिर इसके होल कर दो तो मेरा वाटर ऐसे गिरेगा। मतलब मेरी प्रॉपर्टी कंटिन्यूस चेंज होती रहेगी, एक जैसी प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। इतना नोट करिए बेटा यहां तक। चलिए नोट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट यूनिफॉर्म मोशन।
देखिए बेटा ये सारी प्रॉपर्टी एसएससी ने किसी न किसी नाम से पूछ रखी है, तो जरूरी नहीं है वो डायरेक्टली आपको नाम देगा। जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए जितने भी एसएससी ने पूछे हुए हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है द वेलोसिटी एट गिवन एनी टाइम डू नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। अगर कोई फ्लो हो रहा है तो जैसे मैंने यहाँ एक डायग्राम लिया हुआ है, तो मेरी वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। मतलब मेरा स्पेस कैसा है, ये स्पेस जो है वो मेरा कांस्टेंट रहना चाहिए। इसको एस दे दो। स्पेस मेरा कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर मेरा स्पेस कांस्टेंट नहीं है, मतलब ये स्पेस मेरा डाया कांस्टेंट नहीं है, तो वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। तो हमने पहले ही बोला है वेलोसिटी एट एनी गिवन टाइम डू नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। मतलब स्पेस के साथ मेरी वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। और कैसा होना चाहिए, वेलोसिटी एट कांस्टेंट। हर जगह वेलोसिटी देखो बेटा, यहाँ पर हर जगह कैसी है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी हर जगह कैसी है, कांस्टेंट है। डिफरेंट सेक्शन एट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। मतलब यहाँ पे देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, जितने भी यहाँ से लेके 1 से लेके 2 सेक्शन तक मैं जा रहा हूं, तो मेरी वेलोसिटी पूरी की पूरी क्या है बेटा, कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही है। तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म फ्लो। अब ये एसएससी ने पूछा था, मतलब मेरा पैटर्न चेंज नहीं होना चाहिए, डू नॉट पैटर्न चेंज। पैटर्न का मतलब ऐसा ना हो कि बेटा बाद में ये ऐसा डायग्राम है, ये ऐसा हो जाए, तो पैटर्न नहीं बदलना चाहिए। पैटर्न यहां से लेके यहां तक कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, पूछा एसएससी ने। द फ्लो प्रॉपर्टीज डू नॉट चेंज पॉइंट टू पॉइंट। ऐसा नहीं है कि यहां पर वेलोसिटी कुछ हो गई, यहां वेलोसिटी कुछ हो गई, यहां कुछ हो गई। हर जगह वेलोसिटी अगर यहां से 10, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 10 है, तो यहां पर भी v बराबर 10 ही मिलनी चाहिए। वो कहीं जगह रास्ते में प्रॉपर्टी चेंज ना हो, मतलब मेरी वेलोसिटी चेंज ना हो। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब वो यूनिफॉर्म सेक्शन में नहीं है। ठीक है, चलिए इसके आगे बात करते हैं। स्टडी यूनिफॉर्म फ्लो दैट फ्लो कांस्टेंट रेट। अच्छा, हमने बोला कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट रेट का मतलब होता है बेटा डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी। अब देखिएगा बेटा, हमने बोला Q इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी। अगर मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब मेरा एरिया भी कांस्टेंट है, तभी तो मैं बोलूंगा मेरा डिस्चार्ज कांस्टेंट है। अगर मेरा एरिया कांस्टेंट ना होगा तो मैं डिस्चार्ज कांस्टेंट कैसे कहलूंगा? इसका मतलब मेरी वेलोसिटी क्या हो रही है, कंटिन्यूअस वेरी हो रही है। तो मुझे अपनी वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना है, एरिया कांस्टेंट रखना, तो मेरा डिस्चार्ज कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इन पाइपलाइन एट ए कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन एरिया। देखिए बोल दिया यहाँ पर मेरा पूरा का पूरा कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन होना चाहिए। जैसे D है तो वो D होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन फ्लूइड प्रॉपर्टी डू नॉट चेंज ओवर द स्पेसिफिक रीजन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम फ्लो कॉल्ड यूनिफॉर्म। मतलब वही कि मेरी प्रॉपर्टी बदलनी नहीं चाहिए, ठीक है, समय के साथ। क्वेश्चन एसएससी ने ये पूछा हुआ है यूनिफॉर्म फ्लो एट ओनली टर्म ऑफ वेलोसिटी। जो यूनिफॉर्म है वो बेसिकली किसका टर्म है, वेलोसिटी का टर्म है, इसीलिए उन्होंने यहां बोला है। तो ये क्वेश्चन एसएससी ने तो एक यहां पूछा था, ये वाली बात, ठीक है। वो डायरेक्टली आपसे ये नहीं पूछेगा कि यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है, वो पूछेगा कांस्टेंट रेट वेलोसिटी। तो नीचे दिखा होगा यस्टरडे, नॉन यूनिफॉर्म, ये सब लिखे होंगे, तो आपको पहचानना है कि वो कह क्या रहा है। तो जब तक आप थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, और जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या गेट की तैयारी कर रहे हैं या ईएस की तैयारी कर रहे हैं, सबकी तैयारी एक जैसी है। अगर आपको एसएससी निकालना है तो ईएस का 1 नंबर और गेट का 1 नंबर पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, 30-40 नंबर 50 नंबर तो कोई भी लिया था, लेकिन जब 80 क्रॉस करते हैं तो आपको ईएस पकड़ना ही पड़ेगा और गेट का 1 नंबर लेना ही पड़ेगा। ठीक है, उससे पहले आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। ठीक है, अगर आप 1 नंबर से ज्यादा नहीं ले रहे हैं तो गेट का 1 नंबर का क्वेश्चन और ईएस का 1 नंबर का क्वेश्चन आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। इसका मतलब मेरे नॉन यूनिफॉर्म का मतलब मेरी वेलोसिटी अब कांस्टेंट नहीं रह गई। तो वेलोसिटी एट एनी गिवन टाइम चेंज रिस्पेक्ट टू स्पेस। अगर मेरा एक स्पेस कुछ ऐसा हो जाए तो यहां वेलोसिटी कुछ होगी, यहां वेलोसिटी कुछ होगी। ठीक है, तो ये मेरा कौन सा हो गया, डाइवर्जन पार्ट हो गया। मतलब एरिया एकदम छोटे से बड़ा हो जा रहा है, या हो सकता है मेरा बड़े से छोटा हो जाए। ठीक है, तो भी मेरी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, या हो जाए वर्लपूल बन जाए, भंवर बनते ना इस तरीके से, तो भी मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, या फिर ओपन चैनल में कहीं ज्यादा कम, जैसे ओपन चैनल का मतलब नदी नाले, ठीक है, तो भी मेरा
वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। मतलब मेरा यूनिफॉर्म ऐसा तो है नहीं, नाली हर जगह कांस्टेंट है, वो कहीं ऊपर नीचे, तो मेरा जो क्रॉस सेक्शन है वो चेंज हो रहा है। जब क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है तो इसका मतलब मेरी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में ये सारी चीजें एग्जाम्पल एसएससी ने पूछे हुए हैं, इतना नोट करिए बेटा। चलिए, उसके बाद है नॉन स्टडी यूनिफॉर्म फ्लो। हमने दो चीजें जोड़ दी, एक तो नॉन स्टडी, एक तो मैंने ये पढ़ा अभी नॉन स्टडी, और एक यूनिफॉर्म फ्लो। ये दो बातें मैंने एक साथ जोड़ी हैं, तो उसको लिखा गया है नॉन स्टडी यूनिफॉर्म फ्लो इज दैट फ्लो इंक्रीज डिक्रीज रेट अगर थ्रो पाइपलाइन एंड कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो पहला यूनिफॉर्म बोला गया है, तो पहले तो बेटा ये देख लो, ये एसएससी ने पूछा हुआ है, ठीक है, एसएससी जेई ने पूछा हुआ है। तो पहले हम इसको पकड़ेंगे कैसे? तो सबसे पहले मैंने बोला यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म का मतलब है मेरा ये जो डाया है वो स्पेस है वो कांस्टेंट होना चाहिए, वो वेरी नहीं करना चाहिए। अब इसके अंदर जो यूनिफॉर्म जो फ्लो हो रहा है, डिस्चार्ज जो फ्लो हो रहा है, वो कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है, वो कम ज्यादा हो सकता है, मतलब कभी भर के चल रहा है, कभी आधा होके चल रहा है, ठीक है, वो कम ज्यादा हो सकता है, तो उसको बोलेंगे नॉन स्टडी। मतलब कम ज्यादा का मतलब हो रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ मेरी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, ठीक है, लेकिन मेरा डाया चेंज नहीं हो रहा, तो वो यूनिफॉर्म फ्लो में आ जाएगा। तो ये एसएससी ने पूछा हुआ है, ठीक है, इसको देख लीजिए यहां तक। नेक्स्ट है लेमिनार फ्लो। अब लेमिनार फ्लो का मतलब है कि बेटा हमने जैसे पहला टॉपिक पढ़ा प्रॉपर्टी का, तो आपको पता है कि कोई भी जब फ्लो होता है तो हमेशा लेयर वाइज लेयर फ्लो करता है, कोई भी लिक्विड हो। लिक्विड का मतलब है कि लेयर वाइज लेयर फ्लो होना। और दूसरी बात यह है कि जब भी लेमिनार फ्लो का मतलब आएगा, वो वेलोसिटी उसकी क्या होगी, बहुत स्लो वेलोसिटी होगी और हाई विस्कोसिटी होगी। क्या होगी? लो वेलोसिटी और हाई विस्कोसिटी होगी, ठीक है, मतलब वो स्लो स्लो चले। जैसे हनी की बात करें तो हनी वो जब बहेगा तो बहुत स्लो 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 बहेगा, ठीक है, लेकिन बहेगा लेयर वाइज लेयर में, ऐसा नहीं है कि वो फटाफट बहे, ठीक है, वो लेयर वाइज लेयर करेगा और लेयर एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज नहीं करेगी, मतलब घुसेगी नहीं, ठीक है। चलिए, लेमिनार फ्लो का मतलब लेमिनार फ्लूइड मोशन इज सच दैट वन लेयर ऑफ फ्लूइड स्लाइड ओवर द फ्लो सेड टू बी बिहेवियर। मतलब जो भी लेयर ऐसे ऐसे ये लेयर वाइज लेयर फ्लो कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? लेमिनार फ्लो बोलेंगे, ठीक है। फ्लूइड पार्टिकल्स वन लेयर डू नॉट गो इनटू अदर लेयर इज दैट नो मोमेंटम ट्रांसफर। ऐसा ना हो कि ये जो ऐसे यहां से गई, ये यहां से, तो एक दूसरे में मोमेंटम ट्रांसफर नहीं हो रहा है बिटवीन डिफरेंट लेयर। मतलब ये इस तरीके से चलना चाहिए, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। इसके कई नाम बोले गए थे, इसको बोलते हैं हाईली विस्कस, बहुत ज्यादा विस्कोसिटी हाई होगी, लेयर वाइज लेयर फ्लो करेगा, लो वेलोसिटी होगी, बहुत स्लो स्लो चलेगा। स्ट्रीम लाइन, अगर जो पहले से बोला ना, ये जो एक लाइन ये हो रही है, एक लाइन ये फ्लो, ये इसको बोलते हैं, एक लाइन को बोलेंगे स्ट्रीम लाइन फ्लो। जो भी लेयर एक लेयर दूसरी लेयर के स्लाइड करती है, जो पहली लेयर है, एक लेयर को हमने क्या बोला यहाँ? स्ट्रीम लाइन फ्लो बोला है, या फिर बोलेंगे स्ट्रेट लाइन फ्लो, मतलब बिल्कुल सीधे बच्चे की तरह स्ट्रेट लाइन में फ्लो होना चाहिए। जैसे यहाँ बोला है कि लेमिनार फ्लो क्या हो रहा है, एकदम स्ट्रेट लाइन में चलते चले जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक नोट करिए बेटा, आप तक यहाँ तक नोट करिए। किसी को किसी पॉइंट में दिक्कत आ रही हो तो देखिएगा, नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में तुरंत पूछ लीजिए, हम उसका जवाब देंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है टर्बुलेंट फ्लो। अब टर्बुलेंट फ्लो का मतलब हो गया कि नाम से समझ में आ रहा है कि वो एक लेयर दूसरे लेयर में डिफ्यूज करेगी। तो ये लेमिनार और टर्बुलेंट बनाने वाले कौन थे? ये रेनॉल्ड नंबर थे। कभी कभी आपसे पूछे कि रेनॉल्ड नंबर क्या बताता है, तो ध्यान रखिएगा बेटा, रेनॉल्ड नंबर सिर्फ कुछ नहीं बताता है, वो फ्लूइड की बिहेवियर कंडीशन को बताता है कि वो लेमिनार होगा कि टर्बुलेंट होगा, बस इसके अलावा रेनॉल्ड नंबर ने कुछ नहीं कहा है, ठीक है। वो बिहेवियर बता रहा है कि लेमिनार होगा कि टर्बुलेंट, दो कैटेगरी में डिफाइन किया गया था, ठीक है। तो बात करते हैं टर्बुलेंट फ्लो का मतलब है कि अब एक लेयर दूसरे के अंदर क्या कर रही है? डिफ्यूज कर रही है। द फ्लूइड पार्टिकल मूव इन जिगजैग, जिगजैग मतलब टेढ़े मेढ़े, जिगजैग मोशन, एडी फॉर्मेशन, एडी मतलब किनारा, किनारा, एडी फॉर्मेशन टेक प्लेस वाइल रिस्पॉन्सिबल हाई एनर्जी लॉस, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी का लॉस हो रहा है। देयर इज मोमेंटम ट्रांसफर, एक दूसरे में मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है, कंटिन्यूअसली अकरिंग बिटवीन डिफरेंट लेयर। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर मैं बोलूं कि आपको एक आपका ग्राउंड है, ठीक है, तो आप ऐसे तो नहीं टहलोगे,
सुबह सुबह वॉकिंग करने जाते हो तो क्या होता है कि आप यहाँ से स्टार्ट किए और ऐसा तो नहीं जा रहे हो, ठीक है, ऐसे तो नहीं जा रहे हो, ठीक है, आप बिल्कुल किनारे से घूम नहीं रहे हो। आप क्या कर रहे हो, जब आप सुबह सुबह टहलते हो तो इसका मतलब ये हो रहा है आप यहाँ से चले और तुरंत ये ऐसे करके छोड़ दिए, किनारे छोड़ दिए। ये जो किनारे हैं इसको बोलते हैं एडीज फॉर्मेशन। एडीज फॉर्मेशन, जब आपने किनारे छोड़ दिए तो किनारों का मतलब है जब किनारे आपके छूट गए तो इसका मतलब है कि आपकी एनर्जी का लॉस हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपकी एडी फॉर्मेशन हो रहा है, किनारे छोड़कर फ्लो हो रहा है। जब किनारे छोड़कर फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब आपकी एनर्जी का लॉस हो रहा है। इसको भी कई नाम से जाना था, हाई वेलोसिटी फ्लक्चुएट विद टाइम। वेलोसिटी बहुत ज्यादा वेरिएशन आ रहा है समय के साथ, ठीक है। दूसरा हाई एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस हो ही रहा है। क्यों एनर्जी लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि एडीज फॉर्मेशन, किनारे जनरेट हो जा रहे हैं, एडी फॉर्मेशन, एडीज फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट है मोमेंटम एनर्जी ट्रांसफर। अब भाई एक लेयर दूसरी लेयर में डिफ्यूज कर रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वो मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है, मतलब एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक दूसरे के अंदर, तो वो फ्लो कैसा कहलाएगा, टर्बुलेंट फ्लो कहलाएगा। यहाँ तक बेटा नोट करिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत आ रही तो बोलिए। कोई पॉइंट ऐसा जो समझ में ना आ रहा हो, किसी को कोई दिक्कत समझने में? चलिए इतना नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ठीक है, जिससे आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट है क्रिटिकल वेलोसिटी इज दैट वेलोसिटी ऑफ लिक्विड अप टू विच इट्स फ्लो स्ट्रीमलाइन एंड विच अबव द फ्लो बिकम टर्बुलेंट। मतलब टर्बुलेंट फ्लो को ही हमने, पहले तो रिलॉन्ड नंबर लिख लो, रो वी डी अपॉन म्यू, ये बताता था बिहेवियर लेमिनार होगा कि टर्बुलेंट होगा। अब उन्होंने कहा है कि अगर अबव, अगर या तो रिलॉन्ड टर्बुलेंट के बराबर हो या टर्बुलेंट से ज्यादा वेलोसिटी हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है। या लिख लो वी टी इज ग्रेटर देन, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, क्रिटिकल वेलोसिटी। टर्बुलेंट वेलोसिटी से ज्यादा है या फिर टर्बुलेंट वेलोसिटी के बराबर है तो भी क्या कहलाएगी, वो क्रिटिकल वेलोसिटी कहलाएगी। मतलब एक तरीके से वो टर्बुलेंट फ्लो ही है अगर बराबर है तो, लेकिन हमने उसका नाम दे दिया दूसरा क्रिटिकल वेलोसिटी। एक बार पूछा गया एसएससी ने, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट है कंप्रेसिबल फ्लो, यानी कि इसका मतलब हो रहा है कंप्रेसिबिलिटी हम पढ़ चुके थे कि अगर किसी चीज को दबाना, मतलब अगर मेरा वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ज्यादा से कम की ओर करना। जैसे यहाँ पे दिखा हुआ कि मेरा वॉल्यूम, ये मेरा V1 है और जब मैंने उससे ऊपर से प्रेशर अप्लाई किया, ठीक है, तो मेरा वॉल्यूम क्या हो गया, ये V1 था, मेरा वॉल्यूम बाद में क्या हो गया, V2 हो गया। यानी कि V1 ग्रेटर देन V2, यानी कि मेरा V2 जो है वो कम हो गया, यानी कि वो कंप्रेस हो गया। इसी को बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी ऑफ फ्लूइड। मतलब फ्लूइड को मैंने कंप्रेस कर दिया, उसके बीच जगह ज्यादा थी, उसको दबा दिया, उसके मॉलिक्यूल्स मैं पास पास लेके आ गया। अब जब ऐसा मैंने बोला कि कंप्रेसिबल फ्लो है तो डेंसिटी चेंज पॉइंट, अगर जब मैं किसी चीज को दबा रहा हूं तो इसका मतलब उसके प्रेशर और टेम्परेचर चेंज होंगे। अब जब प्रेशर और टेम्परेचर होंगे इसका मतलब डेंसिटी भी चेंज होगी, क्योंकि हमको पता है डेंसिटी इज डिपेंड अपॉन प्रेशर एंड टेम्परेचर, दोनों पे डिपेंड करती है। तो डेंसिटी चेंज पॉइंट टू पॉइंट, या इस तरीके से बोलते हैं इट मीन डेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट। डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, डेंसिटी कंटिन्यूअस क्या कर रही है, वो वेरी कर रही है जब मैं उस पर प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं या उसके वॉल्यूम को मैं चेंज कर रहा हूं। हमने प्रीवियस लेक्चर में, पहले लेक्चर में पढ़ा था कि डेंसिटी जो है वो डिपेंड करती है प्रेशर और टेम्परेचर पर, ठीक है। अब जब आप इसको दबाओगे, प्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो P इज अ प्रोपोर्शनलिटी, जब प्रेशर अप्लाई करो तो टेम्परेचर चेंज होगा, बढ़ेगा। अगर ये बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा, जब दोनों बढ़ेंगे इसका मतलब डेंसिटी पर कुछ ना कुछ फर्क पड़ रहा होगा, ठीक है। चलिए इतना नोट करिए बेटा। यहां तक किसी को दिक्कत आ रही तो बोलिए, कोई पॉइंट ऐसा जो समझ में ना आ रहा हो गया सबका नोट? चलिए आगे चलते हैं। फिर है इनकम्प्रेसिबल फ्लो, मतलब हमने लिक्विड पर प्रेशर अप्लाई किया, वो नहीं दबा। जैसे हाइड्रोलिक क्रेन्स में हम यूज करते हैं, हाइड्रोलिक फ्यूल्स यूज करते हैं, तो जब हम उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच कोई भी गैपिंग नहीं होती है। इसीलिए हम पास्कल लॉ कहता है कि जैसे हमने प्रेशर अप्लाई किया वो तुरंत आपका प्रेशर ट्रांसफर कर देगा, वो उसका लॉसेस नहीं होने देगा। ऐसा नहीं है कि आपने ब्रेक, जैसे मान ली ब्रेक लेते हैं तो डिस्क ब्रेक का काम क्या है, पास्कल लॉ पे काम करता है। जैसे आपने ब्रेक लिए, वो तुरंत जितना आपने प्रेशर अप्लाई किया होगा वो प्रेशर अप्लाई आपके ब्रेक पे कर देगा तुरंत की तुरंत, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो कम करेगा, जितना आपने लगाएगा उतना ही वो ट्रांसफर कर देगा।
ठीक है, तो उसको बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल। जब हाइड्रोलिक फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। अगर ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड नहीं होता तो जितने हम बड़े बड़े काम कर रहे हैं, क्रेन्स यूज कर रहे हैं, वो नहीं हो पाती। इसका मतलब जब वो फ्लूइड दब नहीं रहा है, उसके बीच जो गैपिंग है वो बराबर है, इसका मतलब डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। यानी कि जब प्रेशर और टेम्परेचर कोई फर्क नहीं पड़ा तो इसका मतलब डेंसिटी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही लिखा हुआ है डेंसिटी डू नॉट चेंज पॉइंट पे, मतलब मेरी डेंसिटी चेंज नहीं हो रही। इट मीन डेंसिटी मेरी हर जगह कैसी है, कांस्टेंट है, उसका प्रेशर और टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पड़ता है बहुत ना के बराबर। ठीक है, लिक्विड इज जनरली इनकम्प्रेसिबल। लिक्विड को कैसे लिया गया है, जनरली इनकम्प्रेसिबल लिया गया है। लिक्विड को कैसे लिया गया है, जनरली इनकम्प्रेसिबल लिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद है लिक्विड जनरली इनकम्प्रेसिबल एंड गैस इज कंप्रेसिबल। मतलब हम गैस को तो दबा सकते हैं लेकिन लिक्विड को हम जनरली नहीं दबा सकते, वो उसको इनकम्प्रेसिबल बोला गया है। मतलब यहाँ पर डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी लेकिन गैस में डेंसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। नेक्स्ट है वाटर हैमर इन केस एज अ कंप्रेशन वेव। वाटर हैमर का मतलब कि वाटर हैमरिंग का मतलब होता है कि जैसे आपका टैंक के ऊपर पानी रखा हुआ है, ठीक है, टैंक ऊपर रखा हुआ और अपने अब सडनली हल्का सा अपने नल खोला, अपना टंकी खोली, ठीक है, अब टंकी खोलने के बाद सडनली आपने बंद कर दिया तो वहां से जो ऊपर से पानी उतर आ रहा है वो वेव फॉर्म में आ रहा है। अब वेव क्या करेंगे, आपके से टकराएंगी, किससे टकराएंगी, वाल्व से टकराएंगी, उसको बोलते हैं कंप्रेशन वेव या वाटर हैमरिंग प्रोसेस। ठीक है, इसको डिटेल में जानेंगे बाद में। वाटर हैमरिंग प्रोसेस क्या है, बहुत बार पूछा गया है। अब है कि हमने बोला है सब सोनिक, अगर सब सोनिक m इज लेस देन 1 तब उसको क्या बोलेंगे, सब सोनिक बोलेंगे। अगर m की वैल्यू बराबर 1 है, f का मतलब मैक नंबर, मैक नंबर, और मैक नंबर होता है वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट डिवाइडेड वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है। ठीक है, तो m लेस देन 1 है तो सबसोनिक, अगर m की वैल्यू 1 के बराबर है तो सबसोनिक, और m की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है तो सुपरसोनिक। क्या है, सुपरसोनिक। मेरी बात क्लियर हो रही है, अगर m की वैल्यू 5 ज्यादा है 5 से तो वो क्या करेंगे, हाइपरसोनिक कहलाएंगे। ये एसएससी ने पूछा हुआ है, इतनी सी बात। ठीक है, किसने पूछा है, सिर्फ इनकम्प्रेसिबल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है रोटेशनल फ्लो। चलिए बात करते हैं रोटेशनल फ्लो की। रोटेशनल फ्लो का मतलब है, जब भी बेटा ये सारे के सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रोटेशनल का मतलब है विस्कस फ्लो, यानी कि वहां पर म्यू की बात हो रही है, विस्कोसिटी की बात हो रही है, एंड जो फोर्स आएगा वो वर्टेक्स फ्लो रहेगा। वर्टेक्स फ्लो का मतलब है कि जैसे मतलब कोई भी, जैसे ग्लास में पानी लिया और उसको गोल गोल घुमाने लगे, इसको बोलते हैं पानी जो है वो हाथ से घुमाया, मतलब फोर्स लगा के घुमाया, उसको बोलेंगे वर्टेक्स फ्लो। ठीक है, वर्टेक्स मतलब गोल गोल घूमना, यानी कि पैराबोलिक फॉर्म में जो आपका पानी लिया आपने और गोल गोल घुमाने लगे तो इसको बोलेंगे पैराबोलिक। क्या बनेगा, ये पैराबोलिक शेप बनेगी आपकी। द फ्लूइड पार्टिकल फ्लो अलोंग द स्ट्रीम लाइन। भाई सारे के सारे पार्टिकल्स कैसे मूव करेंगे, ऐसे अलोंग द स्ट्रीम लाइन करेंगे। आल्सो रोटेट अबाउट देयर ओन एक्सिस या सेंटर। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक फैन है, ये इसका सेंटर है, ठीक है, तो इनका सेंटर हर जगह एक ही तरफ रहेगा, वो ऐसा नहीं हो कि उनका सेंटर चेंज हो जाए। ठीक है, ये क्या है, मेरा सेंटर है, तो इनका सेंटर चेंज ना हो, वो अपने ही सेंटर पर रोटेट करें, इसका रोटेशनल फ्लो। विस्कोसिटी इज द केस ऑफ रोटेशनल फ्लो। विस्कोसिटी जहां आ जाएगी वहां रोटेशनल फ्लो की बात होगी। जैसे ये जो फ्लो चल रहा है, ये पार्टिकल अपने आप एक रास्ते पे चले जा रहे हैं, इज द रोटेशनल फ्लो। वो अपना पॉइंट चेंज नहीं कर रहे हैं। जैसे फैन है आपका, तो एक एक्सिस पर रोटेट करता जा रहा है, वो ऐसा थोड़ी ना 1 घंटे के बाद यहाँ हवा देगा, दूसरे घंटे के बाद दूसरे हवा देगा। इसका मतलब है कि जो आपका जो फैन है वो अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, किसी दूसरे एक्सिस पर रोटेट नहीं कर रहा है, इज अ रोटेशनल फ्लो। ठीक है, मेरी बात क्लियर हुई, यहां तक नोट करिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इररोटेशनल फ्लो। इररोटेशनल फ्लो में विस्कस फ्लो, इसको बोलेंगे फ्री वर्टेक्स फ्लो। मतलब जो भंवर बनते हैं नदी में या गंगाओं में, ठीक है, वो नेचुरली बनते हैं, उसको बोलते हैं फोर्स फ्री वर्टेक्स फ्लो। उनको कोई बनाता नहीं है। ठीक है, जहां पर हम फोर्स अप्लाई करके बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए अपना पंप चला रहे हैं तो पंप में क्या वर्टेक्स तो बनता है, वहां पर फोर्स है, तो फोर्स की वजह से बन रहा है, और यहाँ पर नेचुरली बने, इसको बोलते हैं फ्री वर्टेक्स। नेक्स्ट है
फ्लूइड पार्टिकल फ्लोइंग अलोंग स्ट्रीम लाइन डू नॉट रोटेट ऑन एक्सिस। अब वो क्या कर रहे हैं, अपनी एक्सिस पर रोटेट नहीं कर रहे हैं, वो दूसरे की एक्सिस पे भी रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ए बी बी ए, मतलब मैंने सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर दी। ठीक है, वो अपनी एक्सेस के साथ साथ दूसरे की रोटेट कर रहे हैं, मतलब अपनी एक्सेस पर रोटेट नहीं कर रहे हैं, वो दूसरे की एक्सेस पर रोटेट कर रहे हैं, या कह सकते हो वो अपनी एक्सेस पे भी रोटेट कर रहे हैं, वो साथ साथ दूसरे की एक्सेस पे भी रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, ट्रू रोटेशनल फ्लो एग्जिस्ट ओनली केस ऑफ आइडियल फ्लूइड। वो क्या है, वो आइडियल फ्लूइड है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमने बोला कि ये क्या है, ट्रू इरोटेशनल फ्लो है। अगर मैंने बोला कि अगर मेरे पास कोई भी एक सर्कल है, मैं किसी चीज को घुमा रहा हूं, ठीक है, और मैंने रेडियस उसकी आर है, और जिस पर मैंने टॉर्क अप्लाई कर रखा है, क्या कर रखा है, टॉर्क अप्लाई कर रहा है। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू, टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। आप सब लोग जानते हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं, एफ अपॉन एरिया। टाउ क्या होता है, एफ अपॉन एरिया, म्यू डी यू अपॉन डी वाई। अगर मैं एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू एरिया डी यू अपॉन डी वाई यहां पुट कर दूं तो टी इज इक्वल टू म्यू इंटू एरिया डी यू अपॉन डी वाई इंटू एरिया। ये मेरा एक फॉर्मूला बन गया। अब मैंने बोला है कि इन विस्कस फ्लो, यानी कि मैं उसको चलाने के लिए इरोटेशनल है। इरोटेशनल का मतलब है, अगर मैं बोलूं कि मेरा जो केस है वो इरोटेशनल है, इरोटेशनल का मतलब है कि मैं वहां पर टॉर्क अप्लाई नहीं कर रहा हूं। जब मैं टॉर्क अप्लाई नहीं कर रहा हूं तो इसका मतलब ये मेरा जीरो हो गया, टी जीरो हो गया, तो म्यू इंटू ए डी यू अपॉन डी वाई इंटू एरिया। इसका मतलब म्यू कह रहा मेरा क्या हो गया, जीरो हो गया, वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। ठीक है, म्यू मेरा क्या हो गया, जीरो हो गया, और मेरी वेलोसिटी भी क्या हो गई, वो जीरो हो गई। इतनी बात क्लियर हुई। इसका मतलब हो गया कि जब हम बात करेंगे कि, यहां लिख लो, मैं लिख रहा हूं नो टॉर्क, जब मेरा कोई टॉर्क ही नहीं है, नो इन इरोटेशनल है, या मेरे कोई टॉर्क ही नहीं है, तो इसका मतलब मेरा उस पर नो शेयर स्ट्रेस, कोई शेयर स्ट्रेस अप्लाई नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो कोई शेयर स्ट्रेस नहीं है उसके भी नो विस्कोसिटी, उसमें कोई विस्कोसिटी नहीं है। ये बहुत बार पूछा गया पॉइंट, इतना नोट करिएगा। ठीक है, अब जब ये कंडीशन तीनों फुलफिल हो गई तो इसको क्या बोलेंगे, इरोटेशनल फ्लो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इरोटेशनल फ्लो बोलेंगे। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत है, उसको क्या बोलेंगे, इरोटेशनल फ्लो बोलेंगे। चलिए आगे चलते हैं, यहां तक नोट हो गया सबका। नेक्स्ट पॉइंट है वर्टेक्स एंड whirlpool which club above the drain and bottom the stationary tank represent the irrotational flow। मतलब अगर आपके बॉटम में छेद हो जाए तो वो स्वतः फ्लो होने लगेगा। ठीक है, उसको किसी की जरूरत नहीं है, तो उस पर कोई टॉर्क नहीं अप्लाई नहीं कर रहे हो, कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो क्या कहलाएगा, इरोटेशनल फ्लो कहलाएगा। ठीक है, नॉन विस्कोसिटी हम पहले ही बात कर सकते हैं, म्यू क्या है, वहां जीरो है। विस्कोसिटी, नॉन विस्कोसिटी द केस ऑफ द इरोटेशन। बहुत ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे पूछा गया एसएससी ने, ये वाला पॉइंट, ये एसएससी जेई ने पूछा है पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट है रैपिडली कन्वर्जन फ्लो ट्रीटेड एज अ इरोटेशनल फ्लो। रैपिडली कन्वर्जन होना है, एक जगह से दूसरी जगह में जब कन्वर्जन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, इरोटेशनल फ्लो बोलेंगे। नेक्स्ट है सर्कुलर फ्लो मे नॉट बी रोटेशनल और वर्टेक्स फ्लो मे बी रोटेशनल। जरूरी नहीं है कि वो रोटेशनल या वर्टेक्स फ्लो कहलाए, वो सिंपल रोटेशन कहलाएगा, सर्कल में घूम रहा है तो सिंपल सर्कुलर जो फ्लो हो रहा है वो रोटेशनल फ्लो कहलाएगा, वही सर्कल सर्कल घूम रहा है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद है कंटिन्यूअस फ्लो। तो बेटा जो कंटिन्यूअस फ्लो है इसको बोलते हैं 3D इक्वेशन। ठीक है, 3D इक्वेशन को बेटा हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, इसको डायरेक्टली हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, हमने बोला कि डी यू अपॉन डी वाई, सॉरी डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी वाई प्लस डी यू ओमेगा अपॉन डी जेड बराबर जीरो, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस इक्वेशन। अगर ये जीरो है, अगर ये क्वेश्चन में अगर बात करेंगे तो अगर ये सेटिस्फाई करती है तो बोलेंगे फ्लो इज पॉसिबल।
अगर ये सेटिस्फाई नहीं करती है, मतलब जीरो नहीं आता है, तो फ्लो इज नॉट पॉसिबल। क्या होगा? फ्लो इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। फ्लो इज नॉट पॉसिबल, तो इसको 3D में बोलेंगे। चलिए, उसके बाद है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सबको पता है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, हम 12th में पढ़ भी चुके हैं। तो बेसिकली जो वेलोसिटी है वो अगर x डायरेक्शन में है तो x y z इंटू टी, तीनों दिशाओं में। ऐसे ही v जो है x y z और समय उसका t, ऐसे ही ओमेगा x y z इंटू टी। तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर x में है तो u वेलोसिटी होगी, y है तो वहाँ v होगी, और यहाँ z है तो ओमेगा वेलोसिटी होगी। ये तीनों वेलोसिटी इस तरीके से लिखी जाएंगी। अगर इनका रिजल्टेंट निकाल लोगे तो हमको पता है u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सिंपल है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे तो ये हो जाएगा टोटल वेलोसिटी u i वेक्टर प्लस v j वेक्टर प्लस ओमेगा k वेक्टर। ठीक है, ये बात तो सब सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें समझने के लिए। ठीक है, ये हम लोग 12th में भी पढ़ चुके हैं, बहुत ही सिंपल है। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एक्सेलरेशन। क्या है? एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन समझने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जो एक्सेलरेशन है वो बेसिकली, पहले समझ लेते u वेलोसिटी। u क्या है? फंक्शन ऑफ x y z और t का फंक्शन है। तो हम इसको क्या करें? डिफरेंशिएट कर दें इनटू x डायरेक्शन में। तो लिखेंगे पार्शियली डेरिवेट करें डेल्टा u, तो अगर डेल्टा u अपॉन डेल्टा x टोटल dx। ठीक है, प्लस du अपॉन dy टोटल dy प्लस d ओमेगा अपॉन dz टोटल dz प्लस डेल्टा u अपॉन डेल्टा t टोटल डेल्टा t। अब हमने क्या किया? डेल्टा t से मल्टीप्लाई, सब तरफ क्या कर दिया? डेल्टा t से मल्टीप्लाई कर दिया, सब तरफ कर दो बेटा, डेल्टा t से मल्टीप्लाई। सॉरी, इधर डिवाइड करना है सब तरफ। ठीक है, इससे तो ये कट जाएगा, तो ये क्या हो गया? एक बनेगा, ये क्या बन गया? वेलोसिटी बन गई, यानी कि u डेल्टा u अपॉन डेल्टा x। ऐसे ही वहां पर v बन गया डेल्टा u अपॉन dy प्लस ओमेगा d ओमेगा अपॉन dz और प्लस डेल्टा u अपॉन डेल्टा t। ठीक है, ये किस में आ गया? ये बन गया एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन। ऐसे सिमिलर a y में लिखेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा? u dv अपॉन डेल्टा x, बस यहाँ चेंज हो जाएंगे, v डेल्टा v अपॉन dy प्लस ओमेगा डेल्टा v अपॉन dz प्लस डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। ऐसे ही सिमिलर z में, यहाँ u है यहाँ v है, वहाँ ओमेगा हो जाएगा, u d ओमेगा अपॉन डेल्टा x प्लस v d ओमेगा अपॉन dy प्लस ओमेगा d ओमेगा अपॉन dz प्लस d ओमेगा अपॉन डेल्टा t। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये चीजें हमें समझ में आ गई कैसे इसको हमने क्लियरिफाई किया। तो इसको बोलेंगे कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। जो इतना हिस्सा बचा है, ये जो इतना हिस्सा निकल के आया है हमारा, इसको बोलेंगे कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। और ये जो हिस्सा है, इतने हिस्सों को बोलेंगे लोकल एक्सेलरेशन। ठीक है, लोकल एक्सेलरेशन, इसका मतलब हो गया कि टोटल एक्सेलरेशन क्या हो गया? कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन प्लस लोकल एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, इनको डिटेल में अब समझते हैं, क्या है कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, क्या है लोकल एक्सेलरेशन, क्या है। कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन का मतलब है कि चेंज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड वेलोसिटी। चेंज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड वेलोसिटी, मतलब मेरा स्पेस भी बदल रहा है, मेरी वेलोसिटी भी बदल, या इस तरीके से हो सकता है, या फिर ये इस तरीके से हो सकता है। चेंज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम। ठीक है, और लोकल में ये कुछ इस तरीके से चलेगा, एक अच्छे बच्चे की तरह।
यानी कि इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पर, ये 0 होगा, जिसको हमने बोला लोकल एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए अगर मैं इसको, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं इसको। convective acceleration, convective acceleration, the fluid particle are accelerate by convective acceleration moving from one position to another position where velocity is different। जैसे हमने बोला कि अभी हमने एग्जांपल लिया कि अगर या तो आपका सेक्शन कुछ ऐसे होगा या सेक्शन कुछ ऐसे होगा, तो वेलोसिटी हर जगह एक तो नहीं होगी, हर जगह हर सेक्शन पर वेलोसिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो इसलिए बोला कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, द फ्लूइड पार्टिकल आर एक्सेलरेट बाय कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन moving from one position to another position where velocity is different। हर जगह वेलोसिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, इतना नोट करिए, हर जगह वेलोसिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लोकल एक्सेलरेशन। लोकल एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट इंक्रीज द वेलोसिटी विद रिपीट द टाइम एट ए गिवन पॉइंट इन फ्लो। हमने क्या निकाला था, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी और डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी इज नोन एज लोकल एक्सेलरेशन। या जो लोकल एक्सेलरेशन है वो अनस्टडी नेचर ऑफ फ्लो है, नेचर में अनस्टडी चल रहा है। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया एसएससी ने और कई बार इस पे बात भी की है एसएससी ने। ठीक है, चलिए सारा पॉइंट यहां तक रखते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो कैनेमेटिक्स में, इसका नेक्स्ट पार्ट आपका कल आ जाएगा। जो बच्चे देख रहे हैं तो एसएससी का पहले ही बोल चुके हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है, आप थोड़ी तैयारी बढ़ा दीजिए, आप प्रॉपर लेक्चर देखना शुरू कर दीजिए। किसी को कोई डाउट आता है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप प्रॉपर कन्वे कर सकते हैं, किसी को कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा हो। ठीक है, और जो बच्चे आपके जूनियर से सीनियर से उनको भी बोल दीजिए, क्योंकि हम यहाँ सिक्वेंसली वीडियो दे रहे हैं। अगर किसी को वीडियो समझ में ना आए तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वहां चेक कर लीजिए। अभी फ्लूइड मैकेनिक्स चल रहा है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है, उसके ऑब्जेक्टिव चल रहे हैं। किसी को दिक्कत आए, व्हाट्सअप नंबर आपको दिया है, ठीक है, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप करके बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।